वेलकम क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ एडवोकेट तनुषा मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बहुत ही अलग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैरिज। मैरिज मतलब शादी, ठीक है, शादी विवाह। लेकिन हम कौन सी मैरिज पढ़ने वाले हैं? हम निकाह पढ़ने वाले हैं, मतलब कि हम मुस्लिम मैरिज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा जो इंडिया है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कल्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ हैं, तो मैरिज भी डिफरेंट टाइप की होंगी। हिंदू मैरिज, क्रिश्चियन मैरिज, पारसी मैरिज। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुस्लिम मैरिज। अब देखो, हिंदू मैरिज में क्या होता है कि वैसे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका कि विवाह, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम हिंदी में से ऐसे बोलते हैं, बट हम क्या यूज करते हैं जनरली? शादी। शादी शादी क्या है? हमारा उर्दू वर्ड है। तो ऐसे हम मुस्लिम मैरिज आज पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं निकाह, ठीक है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं हमारे हिंदी में जो हम उर्दू वर्ड के तौर पे यूज करते हैं, जैसे मुवक्किल, हम बोलते हैं ना क्लाइंट्स को मुवक्किल। वैसे ही जैसे कि शादी बोल दिया हमने, मुवक्किल बोल दिया हमने, मुलजिम बोल दिया हमने। तो इसी तरीके से जो मुस्लिम मैरिज है उसे हम निकाह नाम से जानते हैं, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, 3 तरीके निकाह कैसे होते हैं, क्या होना चाहिए। देखो, जो हिंदू मैरिज है ना, वो प्रॉपर सेक्रामेंट पे बेस्ड है। सेक्रामेंट मतलब संस्कारों पे, सिर्फ संस्कारों पे बेस्ड है। जैसे हमारे रिचुअल्स कस्टम्स होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के कस्टम्स हैं, यूपी बिहार साइड के कस्टम्स हैं कि 7 स्टेप्स होने चाहिए, सप्तपदी होनी चाहिए। साउथ साइड के कस्टम्स हैं कि मंगलसूत्र का उनके यहाँ पे ट्रेंड है, उनका कस्टम है कि अगर कोई दौड़ता हुआ आया और उसने गले में मंगलसूत्र डाल दिया तो शादी कंप्लीट मानी जाती है, वैलिड मानी जाती है। और हमारे में क्या है? 7 फेरे ले लिए, कैंडल जला के 7 फेरे ले लिए, ठीक है। लोग ऐसा ऐसा आपने मूवीज में देखा है, 7 फेरे ले लिए, शादी कंप्लीट हो गई। मुस्लिम मैरिज में क्या है? मुस्लिम मैरिज में क्या होता है? टोटली कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, इसमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम मैरिज क्या होती है, कैसे प्रपोजल देते हैं, क्या एक्सेप्टेंस होती है, किस टाइप की होती है, और मतलब कॉम्पिटेंट कौन होता है मुस्लिम मैरिज करने के लिए, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम आगे आते हैं, आगे अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे मैरिज की, मतलब निकाह की, ठीक है। तो NIKAH निकाह, मैरिज मतलब होता है विवाह प्लस शादी प्लस निकाह, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज क्या है? हिंदू मैरिज मैंने बता दिया कि सेक्रामेंट है। मुस्लिम मैरिज क्या है? मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर नो सेरेमनीज रिक्वायर्ड, ठीक है। मुस्लिम मैरिज क्या है? मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई सेरेमनीज रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसमें बस हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है बोलना पड़ता है। अब कबूल है 3 बार हम क्यों बोल रहे हैं? उधर से प्रपोजल आ रहा है, इधर से एक्सेप्टेंस जा रहा है, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन का मतलब हो गया मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड फॉर मैरिज इन मुस्लिम लॉ ओनली द कंडीशंस फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मस्ट बी फुलफिल्ड। सिर्फ हमें कंडीशंस, जो वैलिड मैरिज की कंडीशंस है वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। कंडीशंस क्या है? आप नोट डाउन कर लीजिए। कंडीशंस क्या है? पार्टीज हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, पार्टीज के पास कैपेसिटी होनी चाहिए मैरिज करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की। अब कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी मतलब कि जैसे हिंदू में भी होती है, कैपेबल होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके, ठीक है। जैसे कि मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि माइनर से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होता है? दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को समझने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया पार्टीज हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अब इसमें क्या आ जाता है, क्या होनी चाहिए? वही बात आ गई ना, साउंड माइंड और एज ऑफ पुबर्टी। एज ऑफ पुबर्टी क्या है? एज ऑफ पुबर्टी मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम लॉ में एज ऑफ पुबर्टी किसे कहते हैं, ठीक है, मेजोरिटी की एज को कहते हैं। बट अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है, साउंड माइंड भी नहीं है, एज ऑफ पुबर्टी भी कंप्लीट नहीं की गई है, तो लेकिन अगर इन दोनों के गार्जियन, जैसे कि जिसका साउंड माइंड नहीं है, बच्चे हैं वो, उनके गार्जियन अगर शादी करवाते हैं तो वो शादी वैलिड मानी जाएगी। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अगर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में साउंड माइंड भी नहीं है, एज ऑफ पुबर्टी कंप्लीटेड नहीं है और उनके गार्जियन शादी करवाते हैं तो शादी वैलिड मानी जाएगी। सेकंड क्या होना चाहिए कंडीशन इसकी? कि प्रपोजल होना चाहिए एक तरफ से, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बिना प्रपोजल बिना एक्सेप्टेंस के मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। फिर क्या है? थर्ड वही है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। हम सेकंड पे क्या होगा? हम प्रपोजल देंगे, थर्ड पे एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल होना चाहिए। इधर से काजी साहब बोलेंगे आपको फलाने फलाने से निकाह कबूल है, आपको इतनी मेहर की रस्म दी जाती है। जो मेहर होती है इसमें डार, जो डार बोलते हैं जिसे हम, वो एज अ कंसिडरेशन होती है। जैसे कि 2 पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हो गया, फिर हमने प्रपोजल दे दिया, एक्सेप्टेंस हो गई, फिर कुछ रकम होती है जो एज अ कंसिडरेशन ली जाती है कि मैं इतनी रकम से इतनी रकम के साथ इनसे निकाह मुझे कबूल है, ठीक है।
तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस प्रपोजल का। फिर नो इम्प्लीडमेंट टू द मैरिज। अब इम्प्लीडमेंट क्या होता है कि कोई हिंड्रेंसेज नहीं होने चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। हिंड्रेंसेज मतलब कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिया हुआ है। तो ऐसी कोई दिक्कत, जैसे फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम वुमेन नॉन मुस्लिम मेन से शादी नहीं कर सकती, ठीक है, ये इनका पर्सनल लॉ अलाउ नहीं करता। तो ऐसे कोई हिंड्रेंसेस नहीं होने चाहिए और प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे निकाह की। निकाह क्या है, एसेंशियल्स ऑफ निकाह क्या होते हैं। इसमें केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था इसका, रसूलुद्दीन वर्सेस गुलजार 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया था। तो अब इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अपना केस डिस्कस करते हैं और निकाह को इसी सीरीज में आगे पढ़ते हैं कि निकाह क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, तो आपने नोट डाउन कर लिया, तो अब अपने हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, एसेंशियल्स ऑफ निकाह। ठीक है, अब निकाह के एसेंशियल्स क्या है। तो देखो, एसेंशियल्स ऑफ निकाह मैंने आपको अभी केस बताया था, रसूलुद्दीन वर्सेस गुलजार 2016 दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, इस पे बेस्ड है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें ना थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज थोड़े उर्दू वर्ड्स भी हैं इसमें और थोड़े से नाम मतलब ऐसे हैं उर्दू वर्ड्स में है, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन में होगी, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। और देखो, फैमिली लॉ जो होता है ना, वो पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि आजकल फैमिली लॉ के डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आगे आने वाले फ्यूचर में आपको जो फैमिली लॉ है ना, ये क्लियर होना चाहिए। जैसे फैमिली लॉ बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं आता, बट जैसे हरियाणा में आता है, डीजीएस में भी आता है, तो इसलिए फैमिली लॉ का नॉलेज होना बहुत ज्यादा हमें जरूरी है। इसके लिए हमें हिंदू लॉ तो है ही, साथ साथ मुस्लिम लॉ भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए हमें मुस्लिम और हिंदू लॉ को पैरेलल लेके चलना है, फैमिली लॉ को हम कभी स्किप नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगी, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोलूंगी जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे उस वर्ड्स के, फिर आपके मन में डाउट्स आएगा। तो आप उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए। अभी हमारा हरियाणा और डीजीएस का पेड ग्रुप स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको सारे वर्ड्स के मतलब पता चलेंगे, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे हम आते हैं, एसेंशियल्स ऑफ निकाह इस केस पे बेस्ड है, रसूलुद्दीन वर्सेस गुलजार। अब इसमें क्या क्वेश्चन अराइज हुआ था, वेदर निकाह एज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। इसमें क्या डिसाइड हुआ था, वेदर निकाह एज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, निकाह एज अ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है निकाह, ठीक है, ये पॉइंट लिखा है। अब इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है, देखो, इज्व ओ कबूल। इज्व मतलब क्या होता है, ऑफर। इज्व ओ कबूल, इज्व मतलब ऑफर, कबूल मतलब एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। इज वो कबूल, ऑफर इज एंड एक्सेप्टेंस। इज वो मतलब आई जे बी डैश ओ के ए बी डबल ओ एल, कबूल। इज मतलब ऑफर, कबूल मतलब एक्सेप्टेंस। नाउ प्रेजेंस ऑफ विटनेस। अब देखो, दो विटनेस होने चाहिए। अब कैसे होनी चाहिए, देखो, इट्स डिपेंड्स अपॉन शिया एंड सुन्नी लॉ। शिया लॉ में कितने विटनेस चाहिए, सुन्नी लॉ में कितने विटनेस चाहिए। देखो, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आपको सारी चीजें नहीं बता सकती, स्कूल्स ऑफ शिया लॉ, सुन्नी लॉ, शिया लॉ क्या होता है, सुन्नी लॉ क्या होते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी डिटेल वीडियो में बनाऊंगी अगर इस वीडियो पे आपने बहुत सारे लाइक कमेंट्स किए तो, और पेड ग्रुप में तो आपको डिटेल में पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ओवरव्यू जान लीजिए, प्रेजेंस ऑफ विटनेस होनी चाहिए, डिपेंड्स इन शिया एंड सुन्नी। एंड नाउ स्टेटस ऑफ मैरिज इन टू स्कूल्स, शिया एंड सुन्नी। से हिंदू लॉ में 2 स्कूल्स है ना, मिताक्षरा एंड दाएं भाग, वैसे इसमें भी 2 स्कूल्स है, शिया के अलग और सुन्नी के अलग। देखो, सुन्नी में क्या होता है ना, 3 तरीके की मैरिज होती है, एक तो वैलिड मैरिज होती है, एक इरेगुलर होती है, एक वॉइड मैरिज होती है, ठीक है। एक वैलिड मैरिज, एक इरेगुलर, एक वॉइड मैरिज। अब क्या होती है वैलिड मैरिज, क्या होती है इरेगुलर, क्या होते हैं वॉइड मैरिज, क्या होती है, ये बातें आपको डिटेल में हमारे पेड ग्रुप पे पढ़ाई जाएगी, और यहाँ भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी। खैर, नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पार्ट पे होगी, वैलिड, इरेगुलर और वॉइड मैरिज पे। नाउ शिया में सिर्फ 2 टाइप की मैरिज होती है, वैलिड और वॉइड मैरिज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंडीशनल, कंटिजेंट मैरिज, मुता मैरिज, रिलेशनशिप, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिटेड डिग्रीज जो होती हैं, जैसे हिंदू लॉ में भी होती है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी नहीं हो सकती, सपेंडर रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती। वैसे मुस्लिम मैरिज का भी वही है बिल्कुल, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी नहीं हो सकती। अब हम आ जाते हैं कि क्या एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन क्या होते हैं, तो मैरिज बिकम वॉइड। अगर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो भी है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज है, सेकेंडरी रिलेशनशिप है, तो मैरिज वॉइड हो जाएगी, और ये बोथ में होगी, शिया एंड सुन्नी लॉ बोथ में। अब इसमें एक बात आती है, रिलेटिव प्रोहिबिशन क्या होते हैं। तो अगर मैरिज विटनेस के एब्सेंस में हुई है तो ये क्या है, प्रोहिबिशन है, तो मैरिज ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर मैरिज बिटवीन किताबिया एंड नॉन किताबिया वुमेन,
अब आप कहोगे किताबिया नॉन किताबिया क्या है मैम, तो ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किताबिया क्या है, नॉन किताबिया क्या है। तो ये इरेगुलर होगी, वॉइड होगी। इरेगुलर मैरिज अच्छा क्या होती है, आपको अगर किसी को भी पता है इरेगुलर मैरिज क्या होती है तो कमेंट में उसको लिखकर बताइएगा। बाकी मैं कल आपको फिर डिटेल में बताऊंगी, मैं देखूँ आपको क्या आता है, आप लोगों ने कितना मुस्लिम लॉ पढ़ा है, ठीक है। फिर पिलग्रिमेज, अब पिलग्रिमेज क्या होता है, हम किसी मतलब बाहर के देश के से किसी से भी शादी कर लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड क्या है ये भी आपको बताऊंगी मैं डिटेल में। ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, तो सिर्फ आप इसको ओवरव्यू की तरीके से समझिएगा कि रिलेटिव प्रोहिबिशन क्या होते हैं। यही होते हैं कि मैरिज विटनेस के एब्सेंस में हुई है, किताबिया नॉन किताबिया के बीच में हुई है, पिलग्रिमेज से हुई है, इद्दत पीरियड में हुई है, और अल कफत में हुई है। ये इतनी चीजें रिलेटिव प्रोहिबिशन हो गई। अब देखो इसमें मुस्लिम लॉ में क्या है ना, बहुत सारे केस लॉज पे अलग अलग जजेस के अलग अलग डिसीजन आए हुए हैं, ठीक है। इसमें मुल्ला प्रोफेसर मुल्ला है, उनकी बहुत अच्छी बुक है, आप उनकी बुक पढ़िएगा, उनकी बुक पे सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है। अब देखो एक केस आया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था 2000 सुप्रीम कोर्ट का, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कई बार पीटी में आया है कि इस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया था, इस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को आप याद रखिएगा, हमें पीटी में कई एग्जाम्स में आता है, हरियाणा में तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ये। इसमें ऑब्जर्व यही किया गया था कि जो मुस्लिम मैरिज है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और मुस्लिम मैरिज का पर्पस ये है कि मतलब मुस्लिम मैरिज का पर्पस यही है कि फिजिकल टू प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन इसका पर्पस है, और सोसाइटी और फैमिली में यूनिटी हो, इसलिए ये केस ऐसा था। और ये केस बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत डिटेल में है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो सारे पॉइंट में लिली थॉमस केस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत बूस्टअप होते हैं। और हमारे पेड ग्रुप से स्टार्ट होने वाले हैं डीजीएस के हरियाणा के, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए, आपको उसमें सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, और हम बहुत ही नॉमिनल फीस लेते हैं, हमारी फीस बिल्कुल ना के बराबर है। बस आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो हम चाहते हैं हम आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन दें। और दूसरी बात क्या है कि देखो ये जो फैमिली लॉज होते हैं ना, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और फैमिली लॉ में आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है फैमिलीज में। मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे डिस्प्यूट्स कैसे फैमिली में आते हैं, तो एज ए लॉयर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हुई है। तो जब तक आपका लॉ क्लियर नहीं होगा ना, और जब तक आप केस लॉज नहीं पढ़ोगे, लॉ हमेशा किस चीज़ से क्लियर होता है, बेयर एक्ट आप कितनी भी पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे ना केस लॉज, एलआर्स नहीं पढ़ोगे, ठीक है, और लाइव लॉ पे भी जजमेंट्स आती है, जब तक आप जजमेंट नहीं पढ़ोगे ना, जब तक आपका लॉ कभी क्लियर नहीं होगा। जजमेंट क्या होता है, हम जो जजेस जजमेंट देते हैं, सारे जजेस की जजमेंट अलग अलग होती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को ओवर रूल करते हैं, इसलिए हमें जजमेंट पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हमें जजमेंट हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारे लॉ क्लियर होंगे। अब मैं आपको एक हमारा टॉपिक है इस पे लिली थॉमस के केस पे, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आऊँगी, प्लस ट्रिपल तलाक पे भी लेके आऊँगी, शाह बानो केस पे, शायरा बानो केस पे, और निकाह के टाइप भी होते हैं, बातिल, फासिद, और फिर तलाक भी होते हैं, तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट फॉर IQ का नंबर आपको मिल जाएगा, हमारे टीम लीडर आपसे बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, ये आप नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार।